Hello everyone, welcome on my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Students, in this video you are going to watch Introduction to Euclid's Geometry, and here you will see the solution of exercise 5.1. So let's begin this video. First question is, which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answer. And first statement is, only one line can pass through a single point. जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या है कि किसी सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन ही गुजर सकती है, केवल सिंगल लाइन ही पास हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है, यह स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स? यह स्टेटमेंट होगा फॉल्स, बिकॉज देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट के थ्रू हम जितनी चाहे उतनी लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक फिगर को देखेंगे आप इसमें, जैसे ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से हम जितनी चाहे उतनी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं जो इसमें से होकर पास हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यह स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स होगा, बिकॉज through two distinct points only one line can be drawn. यहाँ देखें आप, ये 2 पॉइंट्स हैं और इन 2 पॉइंट्स से होकर ओनली सिंगल लाइन ही जा सकती है। इसके अलावा कोई और लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते जो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास हो जाएगी। ठीक है, अगर हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो हमेशा क्या होगी, इसको ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो केवल सिंगल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. यानी अगर कोई लाइन टर्मिनेटेड है both साइड से, ठीक है, कोई टर्मिनेटेड लाइन है यानी फिक्स लाइन सेगमेंट की एक लाइन है और हम उसे दोनों साइड से इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे तक बढ़ा सकते हैं, तो यह स्टेटमेंट कैसा है? बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट 2, जो यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट था, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि एक लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड इनफिनिटली। ओके, ये देखिए, ये क्या है? एक टर्मिनेटेड लाइन है, एक लाइन सेगमेंट कह सकते हैं जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू हम इस लाइन को आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है, ये रोज है, मीन्स इनको आप इनफिनिटली आगे तक ले जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट कैसा होगा? ट्रू होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर 2 सर्कल इक्वल हैं तो उनकी जो रेडियस है वो भी कैसी होगी? इक्वल, बिल्कुल होगी। ये ट्रू है स्टेटमेंट, बिकॉज द सर्कमफ्रेंस एंड द सेंटर्स ऑफ द बोथ सर्कल कोइंसाइड एज दे आर इक्वल, thus the radius of them should be equal. यहाँ पर देखिए आप, ये 2 सर्कल हैं, एक सर्कल तो ये है, ठीक है, जिसको रेड डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है, एंड द नेक्स्ट सर्कल इज ये जो ब्लैक लाइन से आपको दिख रहा है। दोनों सर्कल्स कैसे हैं? इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं, इट मीन्स अगर हम एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर रख दें तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बिल्कुल ओवरलैप कर देंगे, यानी इनके जो सेंटर है, सेंटर से सेंटर मैच हो जाएगा और जो इसकी सर्कमफ्रेंस है ये भी बिल्कुल मैच हो जाएगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इनकी जो रेडियाई है, इनकी जो रेडियस है, ये भी कैसी होगी? इक्वल ही होगी। नाउ फिफ्थ इज, इन फिगर 5.9, ये फिगर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, ये आपकी बुक में ड्रॉ होगा। इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये ए बी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी, ये पी क्यू के इक्वल है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये पी क्यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के इक्वल है। देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी अगर ये दोनों इक्वल हैं आपस में और ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या ये फर्स्ट और थर्ड लाइन भी इक्वल होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जो यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम है उसमें क्या लिखा हुआ है? थिंग्स विच आर इक्वल टू the same thing are also equal to one another.
अगर ये दो आपस में इक्वल हैं दोनों, और ये दोनों इक्वल, इट मींस ये फर्स्ट और थर्ड भी आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा होगा? ट्रू होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? यहाँ आपको ये 5 टर्म्स दी हुई हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर। इन टर्म्स को डिफाइन करना है और ये भी आपको बताना है कि क्या कोई और भी ऐसी टर्म्स हैं जिनको पहले डिफाइन करना जरूरी है। तो देखते हैं हम। यस, देयर आर सेवरल टर्म्स व्हिच नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अब देखिए, इन सभी टर्म्स को डिफाइन करने से पहले कुछ और टर्म्स हैं जिन्हें डिफाइन करना जरूरी है। जैसे कि प्लेन की हम बात करें, प्लेन क्या होता है? Flat surface in which geometric figures can be drawn is known as plane. ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं बच्चों, ये भी क्या है? एक प्लेन सरफेस है। यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये लाइन जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये सब क्या है? एक प्लेन है। प्लेन मीन्स फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में या आपके जो टीचर्स ग्रीन बोर्ड पर जो ड्रॉ करते हैं चौक से, वो सब क्या है? वो कैसे सरफेस है? वो फ्लैट सरफेस है, एक प्लेन है जिसमें कोई भी चीज ड्रॉ की जा सकती है। ओके। पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? अ डायमेंशन लेस डॉट। पॉइंट क्या है? इसको एक एज अ डॉट हम मान सकते हैं, डायमेंशन लेस। डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं? इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, ये डायमेंशंस हैं। लेकिन पॉइंट की या डॉट की कोई डायमेंशन नहीं होती। Which is drawn as a plane surface is known as point, जिसको हम पॉइंट कहते हैं। Okay, next is line. What is line? A collection of points that has only length and no breadth is known as a line, and it can be extended in both directions. यानी लाइन को क्या माना गया है कि डॉट्स का कलेक्शन है। अगर हम कई सारी डॉट्स को पास पास अगर लगाते जाएंगे स्ट्रेट पोजीशन में, ठीक है, तो वो क्या होगी? एक लाइन बन जाएगी जिसकी लेंथ तो होगी लेकिन इसकी कोई विड्थ नहीं है, कोई ब्रेड्थ नहीं, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, केवल सिंगल डायमेंशन इसकी होगी। और वो क्या होगी? इसकी लेंथ। ओके, एंड इट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस। अभी हमने लास्ट जो क्वेश्चंस थे ट्रू फॉल्स वाले, वहां हमने देखा था कि जो लाइन होती है उसको हम दोनों ही साइड, दोनों डायरेक्शन में इसको इनफिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे तक बढ़ा सकते हैं। अब हम जो टर्म्स गिवन थी बुक में, हमें जो क्वेश्चन में टर्म्स दी हुई थी जिनको हमें डिफाइन करना था, उनको वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी पैरेलल लाइंस जो है, लाइंस का ऐसा पेयर है, ऐसी लाइंस हैं जो आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एंड आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ देखिए, ये एक लाइन है, एक दूसरी लाइन है, तो ये लाइनें हम दोनों ही डायरेक्शन में हम कितना ही आगे तक एक्सटेंड कर दें, लेकिन ये कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को अभी नहीं काटेगी। और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हर जगह कैसी होगी? सेम होगी, इक्वल होगी। ओके, इसलिए क्या लिखा है? कांस्टेंट डिस्टेंस होती है इनके बीच की हमेशा। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे रेल की जो ट्रैक होती है, वहां की जो पटरियां होती है, उनके बीच में भी क्या होता है? हमेशा सेम डिस्टेंस मेंटेन रहता है। सेकंड टर्म थी यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस। Perpendicular lines are those lines which intersect each other in a plane at right angles. यानी जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है किसी प्लेन पर। देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रही ना, प्लेन। यही रीजन था कि हमने सबसे पहले प्लेन को डिफाइन किया था। ठीक है, तो किसी प्लेन पर जब दो लाइनें
एक दूसरे को राइट एंगल पर मींस 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो यहाँ पर आप देखें ये जो एंगल होगा कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री का। ये राइट एंगल यहाँ बनता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। When a line cannot be extended any further because of its two end point, then the line is known as a line segment. लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट एक ऐसा लाइन का ही एक ऐसा पार्ट है जिसके टू एंड पॉइंट्स हैं जिनको हम और आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी जो मेजरमेंट है वो कैसी होती है, फिक्स होती है लाइन सेगमेंट की। ये देखिए जैसे कि O and P, these are two end points. Okay. Now next term is radius of a circle. A radius of a circle is the line from any point of the circumference of the circle to the center of the circle. यानी एक सर्कल की, देखिए हमने सर्कल लिया और यहाँ पर एक पॉइंट P है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है यहाँ पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट से इसके सेंटर का एक पॉइंट O है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, तो यहाँ जो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट टर्म इज स्क्वायर, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच all four sides are equal and each of its internal angles is a right angle. स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसमें साइड कितनी होती है, 4। एक क्वाड्रिलेटरल ही है और 4 साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। हम कह सकते हैं कि सभी साइड्स कैसी हैं, इक्वल होंगी स्क्वायर। एंड इट्स ऑल इंटरनल एंगल is a right angle, means 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं इसके सभी। ये होता है स्क्वायर। क्वेश्चन थर्ड इज कंसीडर टू postulates given below. First is, given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in between A and B. ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो क्या कहता है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए एंड बी और इनके बीच में एक थर्ड पॉइंट है सी। ठीक है, विच इज बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीच में। नेक्स्ट इज, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक लाइन में, सेम लाइन में नहीं है। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? क्या इन पोस्टुलेट्स में कोई अनडिफाइंड टर्म्स है, वो आपको बतानी है। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? क्या आपको लगता है कि जो पोस्टुलेट्स हैं ये बिल्कुल सही हैं? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? एक्सप्लेन। क्या ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? आपको वो भी एक्सप्लेन करना है। Yes, these postulates contain undefined terms. हम कहेंगे कि यहाँ पर जो postulates दिए गए हैं इनमें कुछ undefined terms हैं। जैसे the given postulate only says that point C is between A and B but doesn't specify whether C lies on the line segment AB or not. क्या हुआ इसका मतलब कि यहाँ जो आपको पॉइंट दिया गया है, सपोज कीजिए ये पॉइंट A है एंड दिस इज पॉइंट B, तो पॉइंट C कहाँ होगा, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये हमें नहीं बताया गया है कि क्या ये इन दोनों A और B को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है ये इस पर C है या कहीं इसके ऊपर या इसके दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है। ठीक है, होगा तो प्लेन में, सेम प्लेन में, लेकिन उसकी पोजीशन कहाँ है इस बारे में नहीं बताया गया है। ओके,
इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है, हम जानते हैं कि इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री बिटवीन जनरली मीन्स लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट। एक बात जो यूक्लिड ज्योमेट्री में कही जाती है वो क्या है, बिटवीन को जनरली हम क्या मान के चलते हैं कि ये लाइन सेगमेंट के बीच में होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट पॉइंट्स, और वहां पॉइंट्स के बारे में इसी को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, वेदर दीज आर इन द सेम प्लेन और नॉट। इवन यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। जो पोस्टुलेट्स यहाँ पर गिवन है इस क्वेश्चन में, उसमें ये तक नहीं बताया गया है कि जो पॉइंट ए बी एंड सी हैं ये किस प्लेन में, इनका प्लेन सेम है ना, या सेम लाइन में है, ये तक नहीं बताया गया है। तो उसमें कुछ कह सकते हैं कुछ कमी है, ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट इज दीज पोस्टुलेट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट। लॉजिकली तो हमें लगता है सही है, बिकॉज दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। दे फिट विद इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री but are not direct extensions of Euclid's 5 original postulates। ये कहीं ना कहीं यूक्लिडियन ज्योमेट्री में फिट तो होते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो यूक्लिड्स के 5 जो ओरिजिनल पोस्टुलेट्स हैं ये उनको कहीं नहीं शो करते हैं। उनके बारे में ये कह सकते हैं कि उनका ये एक्सटेंशन नहीं है, उनका आगे कोई फर्दर डिस्क्रिप्शन नहीं है इन पोस्टुलेट्स में, जो कि हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। Okay. Now question number 4 is, if a point C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB explained by drawing the figure। तो यहाँ पर हमने एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमने एक AB 2 पॉइंट्स लिए हैं और उनसे होकर हमने एक लाइन सेगमेंट खींचा है। ओके, C कहाँ है, बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। C A और B के बीच में है। ओके, सच दैट, और उनके बीच में बिटवीन तो है, लेकिन किस पोजीशन में, AC इज इक्वल टू BC, मींस जो AC की जो लेंथ है वो इस BC के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये AB के बिल्कुल सेंटर में है। देन प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये जो AC है वो इस AB का हाफ है। तो हम देखते हैं कि गिवन दैट AC इज इक्वल टू BC, ये तो हमें गिवन है, AC इज इक्वल टू BC तो हमें गिवन है। नाउ एड AC ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो AC इज इक्वल टू BC है, इनके दोनों साइड हम AC को ऐड कर देंगे। मींस AC में हमने इस AC को भी ऐड कर दिया है, AC प्लस AC, और इस BC में भी हमने AC को ऐड कर दिया है। अब AC प्लस AC क्या हो जाएगा, 2AC, और BC प्लस AC, ये देखो BC है ये और ये AC है, मींस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये AB। ओके, तो नाउ 2AC इज इक्वल टू AB। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली आप, क्योंकि ये 2AC की वैल्यू AB है, तो AC की वैल्यू क्या होगी, ये 2 कहाँ जाएगा, AB के जस्ट नीचे, यानी हाफ ऑफ AB। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यूक्लिड्स की जो एक्सियम्स है, कौन सा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर हम इक्वल वैल्यू को दोनों साइड ऐड करें तो भी क्या होता है, ये जो कंप्लीटली जो उनका होल है, जो कंप्लीट जो बन जाएगा वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इस एक्सियम का भी यूज हमने यहाँ पर किया है, ये उसी को डिफाइन किया है हमने यहाँ पर। ओके, नाउ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो ये 2 कहाँ जाएगा, इस AB के नीचे। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो सिंपली 2-3 स्टेप्स में आप चाहें तो उसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 इज, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट। अभी जो जस्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वहां पर C को क्या बोला है, मिड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट AB का। ठीक है, मिड पॉइंट था इसलिए वो उस AB को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा था। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट।
अब आपको ये चीज बतानी है कि किसी भी लाइन सेगमेंट में केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, ठीक है। सो एज्यूम दैट पॉइंट M and N are the two different midpoints of AB। हम तो कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो C है वो AB का एक मिड पॉइंट है और हमें ये प्रूव करना है कि केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि किसी इस AB लाइन सेगमेंट के टू मिड पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, M and N, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये AB जो लाइन है, इस लाइन सेगमेंट के हमने टू मिड पॉइंट्स एज्यूम कर लिए कि भाई ये भी मिड पॉइंट है M और N भी मिड पॉइंट है। Therefore AM is equal to MB। अगर M इस AB का मिड पॉइंट है, इट मींस AM एंड MB ये क्या करेगा, इस AB को टू पार्ट में डिवाइड करेगा, तो क्या होगा, AM और MB दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसी तरह से जब हम कह रहे हैं कि NB इसका मिड पॉइंट है, तो इट मींस AN और NB ये भी इक्वल होंगे। इसे हम इक्वेशन 1 से इसको डिफाइन कर देते हैं। ऑल्सो AM प्लस MB, अगर हम AM और MB को ऐड कर दें तो क्या होगा, ये AB के इक्वल होगा, AM प्लस MB इक्वल टू AB। सिमिलरली AN और NB, AN प्लस NB इनको ऐड करेंगे तो भी क्या होगा, AB बनेगा। ये इसको हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया है, ओके। अब हम इक्वेशन 2 की बात करेंगे। यहां पर AM प्लस MB इज इक्वल टू AB। AB को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, AN प्लस NB, क्योंकि यहां पर ये भी AB है और ये भी AB है। इट मींस ये दोनों पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, वही यूक्लिड्स का पोस्टुलेट्स, ठीक है। अगर कोई दो वैल्यू इक्वल हैं आपस में तो, और सेकंड और थर्ड भी इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इट मींस ये भी क्या होगा, ये इक्वल होगा, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, अब क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को हम देखें। यहाँ इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे हम। AM प्लस AM, यानी हमने MB को क्या लिख दिया, AM। ये देखिए इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा था, AM इज इक्वल टू MB। MB किसके इक्वल है, AM के, तो हमने इस इक्वेशन थर्ड में से MB की जगह इसको किससे रिप्लेस कर दिया, AM से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही AN को हमने इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे आप, AN इक्वल टू NB है, तो AN को हमने NB से रिप्लेस कर दिया है। अब AM प्लस AM क्या हो जाएगा, ये 2AM, और NB प्लस NB क्या हो जाएगा, 2NB, या सिंपली हम क्या कह सकते हैं इसको, AM इक्वल टू NB, ओके। हमने क्या बोला, AM इक्वल टू NB। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि दोनों क्या है इसके, ये मिड पॉइंट है। Thus we conclude that M and N are not different points। अगर AM और NB दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड, सेम पोजीशन पर होंगे। इट मींस इसका केवल एक ही पॉइंट होगा, दो पॉइंट इसके नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि दोनों अगर इक्वल बराबर आ गए हैं तो ये बराबर कब होंगे, जब ये दोनों क्या होंगे, एक ही जगह पर होंगे, इनकी पोजीशन क्या होगी, एक ही होगी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है वो उस लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ओके स्टूडेंट्स। Now question 6 is in figure 5.10, if AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD। AC and BD are equal and we have to prove AB is equal to CD। So first of all, what is given, AC is equal to BD is given here, and we will write AC is equal to AB plus BC। AC का मिड पॉइंट, सॉरी AC का जो इनके बीच में जो पॉइंट है वो कौन सा है, B। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। सिमिलरली
वी कैन राइट BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। BD को भी हमने BC प्लस CD के फॉर्म में लिखा है। यहाँ में दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, सेकेंड एंड थर्ड। इन दोनों इक्वेशन से AC और BD के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। यानी AC की वैल्यू क्या पता है, यहाँ पर क्या है, AB प्लस BC, इसको हम लिखेंगे। देन BD की वैल्यू है BC प्लस CD, उसे हम राइट साइड लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ जो हमें नई इक्वेशन मिली है, इसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, BC को। BC को हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये हमने लिखा AB प्लस BC और इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, BC। सिमिलरली BC प्लस CD में से हम माइनस करेंगे BC। यूक्लिड्स एक्सियम आप सभी जानते हैं, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। अगर कोई दो वैल्यू इक्वल है और उनमें से हम सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो यहाँ BC से BC कट जाएगा, क्या बचेगा, AB, और यहाँ BC से ये BC कट जाएगा तो क्या बचेगा, CD। यानी हमें मिला AB इज इक्वल टू CD, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, आसान है बच्चों, बहुत इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो इस तरह से आप इसको प्रूव करना सीख जाएंगे। Now last question is, why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate। यहाँ हम यूक्लिड्स की जो फिफ्थ एक्सियम है उसकी बात कर रहे हैं, और एक्सियम 5 क्या है, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। यानी किसी भी चीज का जो होल है, जो कंप्लीट है, ठीक है, वो हमेशा उसके पार्ट से ग्रेटर बड़ा होता है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, आप भी जानते हैं, कोई भी चीज जो कंप्लीट है, पूरी है, और वो हमेशा क्या होगी, उसके पार्ट से ज्यादा ही होगी। सो वी कैन से समथिंग मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स, कोई भी चीज जो कि कई पार्ट से मिलकर बनी है, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ईच इंडिविजुअल पार्ट, वो उसके सभी पार्ट से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। कोई भी चीज, सपोज कीजिए कि कोई चीज है और आपने कई सारे इस तरह से पार्टिकल से बनी हुई है, ओके, तो ये जो कंप्लीट चीज है ये हमेशा उसके एक सिंगल पार्ट, मान लीजिए एक सिंगल पार्ट इसकी हम बात करें, तो ये हमेशा क्या होगा, जो होल होगा, जो पूरा होगा, वो उसके पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग, कोई भी चीज हो इस वर्ल्ड में, थिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इसलिए हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। यहाँ पर कुछ प्रूव करने जैसा कुछ भी नहीं है, केवल आप कुछ सेंटेंस से आपको इसको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5.1 है ये कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांस ट्यूटोरियल हब।